बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इंशाल्लाह ताला अपनी एक तो ये क्लास ऑनलाइन भी हमारी साथ साथ चलेगी और साथ साथ जो यहाँ पर लोग मौजूद हैं ऑफिस में मेरे वो भी इसको अटेंड कर सकते हैं। आज हम जनरल नॉलेज का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे। आई थिंक इस चैप्टर के लिए हमें कम से कम को 2 से 3 एडिशनल लेक्चर भी बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट किस्म की कॉन्सेप्ट्स जो कि अर्थ एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड हैं इसको ऐड किया है अपने इन लेक्चर्स में। ठीक है, जैसे हमने पिछला यूनिवर्स का लेक्चर किया, इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 भी हम करेंगे, जिसमें हम प्योरली सोलर सिस्टम, फिर अर्थ का अलग सेगमेंट, अर्थ की लेयर्स, उस पर अलग बात करेंगे, और उसके साथ साथ हम फिर सन का स्ट्रक्चर जो कि मैंने आपसे बात की थी उस पर करेंगे। तो आज सिंपली अर्थ एंड ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, जो अक्सर या तो एमसीक्यू फॉर्मेट में आ जाते हैं या डेफिनेशंस में आ जाते हैं। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है। अच्छा जी, सबसे पहली बात तो अर्थ जो है, जो प्लैनेट अर्थ है, इट इज द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन। सूरज का जो नियरेस्ट प्लैनेट है दैट इज मरकरी, उसके बाद वीनस, और उसके बाद अर्थ की बारी आती है। अर्थ के बाद फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर उसके बाद यूरेनस, और उसके बाद नेपच्यून। और प्लेटो जो है उसको प्लूटो सॉरी, उसको उन्होंने अब 2005 के बाद नॉन प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया, बिकॉज इट इज द वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ अ प्लैनेट, नंबर वन। एंड नंबर टू, बहुत सी प्लैनेटरी उसमें जो एट्रीब्यूट्स थी वो भी नहीं पाई जाती थी। एंड नंबर थ्री, बहुत सी ऐसे मून्स यानी सैटेलाइट्स हैं जो कि जुपिटर को रिवॉल्व करते हैं, उनका एवरेज साइज भी प्लूटो से बड़ा है। अच्छा जी, वापस आते हैं तो अर्थ को जो हमने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है इज दैट के अर्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 स्फीयर्स, यानी 3 अलग अलग स्फीयर्स हैं। नंबर वन, दैट इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर, यानी जो पहला पार्ट खुश्की का हिस्सा है, चट्टानों से बना हुआ जो सख्त हिस्सा है, उसको हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। और जो सेकंड पार्ट प्लैनेट अर्थ में हमें नजर आता है दैट इज वाटर, पानी, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। एंड द थर्ड पार्ट, जिस तरह हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, दैट इज एटमॉस्फेयर, जो सराउंड करता है गैसोस एनवेलप अर्थ को। ठीक है। अच्छा, अर्थ की अपनी भी ग्रेविटी है, जिसकी वजह से इसने अपने इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक लेयर्स हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है। अर्थ में मौजूद जो वाटर है, जो आपके साथ ये हमें नजर आता है जी, जो रॉक सॉलिड जो खुश्की का एरिया है, और भी बहुत सी ऐसी चीजें ग्रेविटी की वजह से पुल की गई हैं। कल भी मैंने थोड़ा सा इस पर जिक्र किया था। इसके अलावा सोलर सिस्टम में बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी भी ग्रेविटी है, बट जो सन है इसकी ग्रेविटी सबसे ज्यादा है, इसलिए ये बाकी के प्लैनेट्स को अपने इर्द गिर्द अट्रैक्ट करता है, और उसमें एक अर्थ भी है, इसलिए अर्थ इसके अगेंस्ट रिवॉल्व करती है। जो ग्रेविटी है ना अर्थ की, और जो ग्रेविटी है अर्थ की सराउंडिंग में इसकी सैटेलाइट्स यानी मून की, वो आपस में एक दूसरे की तरफ जो है ना पावर एग्जर्ट करते हैं। अर्थ की जो ग्रेविटी, जो अर्थ के सेंटर में कोर है, वहां से जनरेट होती है। अर्थ के 3 सेगमेंट्स हैं। नंबर वन इज कॉल्ड द क्रस्ट, जिसपे हम मौजूद हैं। उससे निचले वाला एरिया मेंटल है। मेंटल के भी 2 पोर्शंस है, एक अपर मेंटल है, एक लोअर मेंटल है। और उसके बाद आ जाता है कोर, आउटर कोर और इनर कोर। तो कोर से ही ग्रेविटी जनरेट होती है, जस्ट लाइक अ मैग्नेट, हॉट मैग्नेट। अब होता यह है कि जो अर्थ है वो इस ग्रेविटी से अपनी सराउंडिंग में एक ग्रेविटेशनल फील्ड बना लेती है। ठीक हो गया? जब हम जमीन से कभी रॉकेट फायर करते हैं तो उस रॉकेट को भी इतनी पावर और एनर्जी चाहिए होती है, जिसको हम एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। और एस्केप वेलोसिटी क्या होती है? यानी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ दैट पर्टिकुलर मिसाइल और अ स्पेसशिप और द कैरियर और दैट व्हीकल, जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलने में उसको मदद करे, उस मशीन को, उसको एस्केप वेलोसिटी कहते हैं। अब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर स्पेस है। स्पेस में फिर बहुत से और ऑब्जेक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि
अर्थ की जो अपनी नेचुरल सैटेलाइट है उसको मून कहा जाता है, तो वो भी एक ग्रेविटी एग्जर्ट करने की कोशिश करती है। मून की ग्रेविटी भी, वो भी अर्थ को अट्रैक्ट करता है। इस कंपटीशन में जो अर्थ का सर्कुलर स्ट्रक्चर है, गोल स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा बेजवी हो जाता है, ऐसे अंडे की तरह, जस्ट लाइक एन एग। ठीक हो गया। जो इक्वेटोरियल रेडियस अर्थ का है वो है ऑलमोस्ट 6400 किलोमीटर। यानी अगर आप अर्थ का रेडियस देखें तो जो इसका एक इक्वेटर से दूसरे इक्वेटर के दरमियान जो एक तो पोल है ना, नॉर्थ एंड साउथ पोल और साइडों पे इक्वेटर है, तो इक्वेटोरियल रेडियस यहां से यहां तक का जब हम इंटरनली मेजर करते हैं, नॉट सरकमफेरेंस बट रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, उसको हम बोलते हैं 6400 किलोमीटर। एक और चीज भी याद रखिएगा, जो अर्थ है अगर इसको ओवरऑल जो इसकी बेजवी शक्ल और शेप है, इसको सराउंडिंग में मापा जाए, मेजर किया जाए, जिसको हम सर्कमफेरेंस कहते हैं चारों तरफ से इसको, तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 40,000 किलोमीटर। इसके साथ साथ जी जो अर्थ है, जो मैंने आपको कल भी एक लेक्चर में बताया था कि अर्थ जो रिवोल्यूशन करती है अगेंस्ट द सन, वो ऑर्बिटल फॉर्म में नहीं करती, गोलाई में नहीं घूमती, बल्कि इलिप्टिकल वे में करती है। नाउ इलिप्टिकल वे इज समथिंग लाइक दैट कि कोई भी चीज जो रिवॉल्व कर रही है, फॉर एग्जांपल, तो वो ये जो सन है इसके कभी दूर चली जाएगी, फिर इधर आएगी, फिर करीब हो जाएगी, फिर ये ऐसे गोलाई में नहीं जाएगी। ठीक हो गया। और अर्थ की जो रेवोल्यूशन अराउंड द सन है वो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज जिस तरह घड़ी चलती है। लेकिन जो अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, वो एंटी क्लॉकवाइज करती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक हो गया। थोड़ा सा और इसके अलावा भी चलते हैं। जो पोलर डायामीटर है अर्थ का, इट इज शॉर्टर देन द इक्वेटोरियल डायामीटर। नाउ अब पोलर और इक्वेटोरियल डायामीटर क्या होता है? फॉर एग्जांपल, ये अगर हम कंसिडर करें, इट इज समथिंग अ बैग, ठीक है, अगर इसको अर्थ कंसिडर करें तो नीचे वाला एरिया जो है वो साउथ होता है, ऊपर वाला एरिया नॉर्थ होता है। ये नॉर्दर्न पोल है, ये साउदर्न पोल है। और ये जो ईस्ट और वेस्ट है ये बेसिकली इक्वेटोरियल एरिया होता है। तो अगर इसकी मेजरमेंट यहां से हम करें और यहां से करें, तो इक्वेटर का जो डायामीटर है विद रेफरेंस टू मेजरमेंट ऑफ द अर्थ विद पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल का, तो ये पोलर डायामीटर कम होगा। और इक्वेटोरियल के अर्थ बेजवी है ना, ऐसे अंडे की तरह है, एंड दैट इज 43 किलोमीटर लेसर। यानी जो पोलर डायामीटर है नॉर्थ और साउथ पोल को अगर हम मेजर करते हैं तो दैट इज 43 किलोमीटर लेसर देन द इक्वेटोरियल डायामीटर। ठीक है। अच्छा, एक और चीज है, जब हम अर्थ के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हमारे पास दो किस्म की इंफॉर्मेशन होती है। एक को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल इंफॉर्मेशन और एक को बोलते हैं लैटिट्यूडनल इंफॉर्मेशन। लॉन्गिट्यूडनल इंफॉर्मेशन इज समथिंग जो ब्रेड्थ के अकॉर्डिंगली होती है, और लैटिट्यूडनल हाइट के अकॉर्डिंग, यानी पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल को जब हम करेंगे तो वो लैटिट्यूडनल होगी, और जब हम इक्वेटर पे देखेंगे तो वो लॉन्गिट्यूडनल होगी। अच्छा, अर्थ के इर्द गिर्द, चूंकि मैंने आपको बताया कि अर्थ के 3 सेगमेंट्स हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर को जब हम गौर से देखते हैं तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स जो कल हमने डिस्कस की, जिसमें नंबर 1 जो अर्थ के जो क्रस्ट के ऊपर जो एनवायरनमेंट जहां हम मौजूद होते हैं, जो एटमॉस्फेयर होता है, उसको ट्रोपोस्फेयर करते हैं। सेकंड लेयर को स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड लेयर को मीजोस्फेयर, फोर्थ लेयर को थर्मोस्फेयर एंड फिफ्थ लेयर को आयनोस्फेयर कहते हैं। तो जो नियरेस्ट लेयर है अर्थ के, वो फिर क्या बनेगी? व्हाट इज दैट लेयर? जो अर्थ के जो फिजिकल एग्जिस्ट करती है जमीन, इसके जो नियरेस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, वो क्या होगी? ट्रोपोस्फेयर होगी। शाबाश। अब एक और चीज जो उसने, अभी मैंने क्योंकि आपको पहले भी बोल दिया कि अर्थ इटसेल्फ इज ऑब्लीक टाइप, बेजवी टाइप होती है। ठीक है। इसकी रीजन क्या है? तो इसकी 2 रीजंस हैं। एक तो रीजन मैंने आपको बताया कि अर्थ जो है वो अपनी ग्रेविटी भी रखती है और इस पे ग्रेविटी एग्जर्ट कर रही है। एक तो ग्रेविटी
सोलर सिस्टम में से सन की ग्रेविटी है, प्लस इसकी अपनी सैटेलाइट मून की ग्रेविटी भी इसके ऊपर इम्पैक्ट डालती है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो अर्थ है ये एक एलिप्टिकल वे में क्यों मूव करती है ना, प्रॉपर तरीके से ये एक राउंड शेप में क्यों नहीं जो सोलर सिस्टम हमारा है, जो सन है, उसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती। उसकी रीजन ये है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑफ रोटेशन है, यानी जो अर्थ है ये अपने सेंटर ऑफ एक्सिस के अगेंस्ट भी तो रोटेट कर रही है ना, और उस रोटेशन के साथ साथ सन के इर्द गिर्द क्लॉकवाइज रेवोल्यूशन भी कर रही है। तो ये जो फोर्स एक्सर्ट इसके ऊपर होती है, इसकी वजह से भी एलिप्टिकल इसका रास्ता बन जाता है। कल हमने एक फिनोमेना डिस्कस किया था टेक्टोनिज्म के नाम से। अब मैंने आपको बताया था कि हमारी जो अर्थ की क्रस्ट है इसके नीचे प्लेट्स पड़ी हुई हैं, और उससे जब थोड़ी सी भी मिलीमीटर की भी मूवमेंट होती है, इम्बैलेंस क्रिएट होता है, तो एक फिनोमेना जनरेट करता है जिसको प्लेट टेक्टोनिज्म कहते हैं। नाउ व्हाट इज प्लेट टेक्टोनिज्म? कि एक स्पेसिफिक टाइप और अमाउंट की जो एनर्जी रिलीज होती है उससे कुछ वेव्स जनरेट होती हैं, उसको सिस्मिक वेव्स कहा जाता है। तो उस सिस्मिक वेव्स से ऑब्वियस सी बात है वो वेव्स अपना रास्ता बनाती हैं जमीन के नीचे और अपवर्ड की तरफ आती हैं, जमीन की क्रस्ट या मेंटल के पास से निकल के जब ऊपर की तरफ आती हैं तो इम्बैलेंस क्रिएट करती हैं थोड़ा सा अर्थ पे, जिसको अर्थक्वेक कहते हैं, जलजला आ जाना कहते हैं। इस पूरे फिनोमेने को टेक्टोनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? टेक्टोनिज्म। अच्छा जी, एक और चीज कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ सॉइल एरोजन। जमीन में आपने देखा होगा अक्सर आप फर्टाइल लैंड की भी बात करते हैं, इनफर्टाइल लैंड की भी बात करते हैं, और बाज बात बहुत सी जगह ऐसी होती हैं जहां पे सॉइल एरोजन के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। बेसिकली वाटर एंड विंड की वजह से ये सॉइल एरोजन का प्रॉब्लम ज्यादातर देखने में आता है। लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर कौन सी होगी? अगर एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली लेयर्स को काउंट किया जाए तो सबसे लोएस्ट लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर। द नियरेस्ट लेयर टू अर्थ इज ट्रोपोस्फेयर एंड द लोएस्ट लेयर इन द एटमॉस्फेरिक सिस्टम इज, और सबसे हाईएस्ट अपर लेयर कौन सी? आइनोस्फेयर होगी। अच्छा, आइनोस्फेयर को आइनोस्फेयर क्यों कहा जाता है? बिकॉज यहाँ पर हर चीज आयनाइज हो चुकी होती है, प्लस एंड माइनस आयंस में हर चीज आयनाइज हो चुकी होती है, नंबर वन। नंबर टू, जितनी भी वेव्स हैं वो इस आयनोस्फेयर में एग्जिस्ट करती हैं, जिस तरह रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, और ये आयनोस्फेयर ही है जिसकी वजह से सैटेलाइट, जितनी भी इंसान ने आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई हैं जो जमीन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करती हैं, वो सारी की सारी रियल टाइम इंफॉर्मेशन, लाइव कवरेज, जो सारी की सारी डाटा जो कलेक्ट करती हैं। इवन के बहुत सी सैटेलाइट्स होती हैं जो मेट्रियोलॉजिस्ट भी यूज करते हैं, यानी वेदर के साइंटिस्ट जो कि वेदर प्रिडिक्ट करते हैं। तो वो सारी की सारी चीजें जो कलेक्ट की जाती हैं, वहां से सिग्नल जो है वो आइनोस्फेयर से ही फिर फर्दर नीचे हमारे तक पहुंचते हैं, बिकॉज वहां पर रेडियो वेव्स भी मौजूद होती हैं और माइक्रोवेव्स भी मौजूद होती हैं। और ये आजकल का जितना भी कम्युनिकेशन सिस्टम है ना, ये इसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। उसके बाद जी, द ग्रेटेस्ट मैस ऑफ आइस ऑन अर्थ इज फाउंड। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है कि अंटार्कटिका इज द एरिया जहां सबसे ज्यादा बर्फ पाई जाती है। ये दुनिया के साउथ पोल पे है, ठीक हो गया? जो हमारा साउथ पोल है दुनिया का, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, तो साउथ पोल पर अंटार्कटिका है। अभी हमने जो कि हाइड्रोस्फीयर की बात की, तो हमने ये भी देखा कि हाइड्रोस्फीयर पानी वाला एरिया दुनिया पे है, तो ये ऑलमोस्ट 70% जो हमारा अर्थ का सरफेस है उसको कवर किया हुआ है वाटर ने। और वाटर के नीचे जो है वो सी बेड एरिया होता है, नीचे भी रॉकी स्ट्रक्चर्स होते हैं, रेतले सिस्टम होते हैं। कहीं पे अब आप देखें ना कि 1,500-2,000 साल पहले अगर किसी चीज के ऊपर आप नक्शे देखें और आप आज के नक्शे देखें, मैप्स देखें, या कहीं पर आप सहरा देखें, या बहुत अजीबोगरीब जो फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स देख लें जिसको सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं, तो अगर उसकी तहकीक जब की जाती है तो पता चलता है यहाँ किसी दौर में समंदर हुआ करता था, बहुत से नमकियात वहां मौजूद होंगे, इवन की रेत मौजूद होगी। तो ये क्या होता है, ये सी बेड एरिया भी, यानी समंदर के नीचे भी ऑलमोस्ट जो डीपेस्ट पार्ट है ना इस वक्त समंदर का, जो सबसे गहरा एरिया है,
वो पैसिफिक ओशन में है, और वो जो एरिया है उसको कहते हैं मारियाना ट्रंच, दैट इज ऑलमोस्ट 8000 मीटर्स बिलो द सी लेवल, यानी सी लेवल से भी समंदर सतह समंदर से 8000 मीटर यानी 8 किलोमीटर अगर आप नीचे जाएं तो वो वहां पर क्या आ जाएगा, सी बेड एरिया आ जाएगा, ये डीपेस्ट है। इसके अलावा ज्यादातर जो सी बेड एरिया वो आधे रास्ते में ही आ जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डीपेस्ट तो इसको कहा जाता है। अच्छा, एक और सवाल भी अक्सर हमसे किया जाता है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन टू कंसेक्टिव लॉन्गिट्यूड्स एट द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जब लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंगली डिस्टेंस चेक किया जाएगा तो वो क्या होता है, दैट इज जीरो। द डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूड्स एट द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स लेंथ वाइज अगर देखा जाए तो वो क्या होगा, इक्वल होगा, दैट इज जीरो। ठीक है। The mass of the moon in comparison to the mass of the earth is 1/80th, यानी 80वां हिस्सा जो है चांद का मैस है, यानी वजन है या हुजम भी कह सकते हैं, एज कंपेयर टू अर्थ। हमने कल एक बात पढ़ी थी कि जो डायामीटर अर्थ का है that is 109 times lesser than the diameter of the sun, यानी जो सन का डायमीटर है दैट इज 109 टाइम्स ग्रेटर देन द अर्थ, यानी 109 जमीनें उसमें फिट हो सकती है। बिल्कुल उसी कंपैरिजन में जो हमारी सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट हमारे इर्द गिर्द इस वक्त मौजूद है, जिसको हम मून कहते हैं, उसका जो डायमीटर है वो मैस सॉरी उसका जो है वो अर्थ के कंपैरिजन में 1/80th है, यानी 80वां हिस्सा है। डे एंड नाइट आर इक्वल, ये मैंने कल आपको पढ़ाया था इक्वेटर पे। अगर अर्थ के जो इक्वेटर को आप देखा जाए ना तो वहां पर दिन और रात एक ही होते हैं। अच्छा, एक फिनोमेना हम देखते हैं अदर देन इक्वेटर, कि जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं नॉर्मली भी, वो क्या होता है? नहीं, इक्वेटर पे तो एक परमानेंट है, लेकिन उसके अलावा बात आप देखें ना कि यहाँ पर भी दिन और रात 12-12 घंटे के हो जाएंगे, या मतलब उनकी कैलकुलेशन अगर आप करें तो वो इक्वल ही रहेगी। उस फिनोमेना को इक्विनॉक्स कहते हैं, दैट इज नोन एज इक्विनॉक्स। नॉर्मली मूनसून इज कॉज्ड बाय द सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। ठीक है। अच्छा, हमारा जो ये जो सोलर सिस्टम है, इसमें चूंकि चांद मून एक नेचुरल सैटेलाइट है और जमीन के बहुत करीब भी है और जमीन के इर्द गिर्द रिवॉल्व भी कर रहा है, तो ये हमें सन के बाद सेकंड ब्राइटेस्ट नजर आता है। जब फुल मून हो जाए ना तो रिफ्लेक्ट करता है सूरज की रोशनी को, तो सेकंड ब्राइटेस्ट नजर आता है। क्या कोई ऐसा प्लैनेट भी इस सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट करता है जो जमीन पर नेकेड आई से डायरेक्ट देखने पर भी इतना चमकदार लगे? नहीं, प्लैनेट नहीं, नहीं, वीनस। वीनस, ठीक है। ये जब सन सेट होता है ना तो आप देखें तो आपको वीनस नजर आता है नेकेड आई से, नॉर्थ की तरफ जब हम देखते हैं इसको। जी, जो वेस्टा था ना वो तो एस्टेरॉइड बेल्ट में था ना। अच्छा जी, हैवीएस्ट एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन, कल हमने इस पर डिटेल में बात की थी, दैट इज जुपिटर, दैट इज जुपिटर। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जी, राइजिंग ऑफ इवनिंग स्टार इंडिकेट्स क्या करता है? जब इवनिंग होती है तो एक स्टार निकलता है, उसको क्या कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया, वीनस। वेस्ट की तरफ जब आप देखते हैं तो आपको इवनिंग स्टार मगरिब के वक्त, गुरूब आफ्ताब के वक्त ये नजर आ रहा था। वीनस एक प्लैनेट है जिसको हम स्टार कहते हैं, चांद से कम जिसकी रोशनी है, लेकिन रोशनी है, नजर आता है अपेरेंटली। और जो मॉर्निंग के टाइम पे हमें नजर आता है उसको क्या कहते हैं? मार्स। मार्स को हम मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। ठीक हो गया जी। अच्छा, एक ऐसा प्लैनेट जो कि बहुत ज्यादा स्लोली रिवॉल्व करता है अराउंड द सन, सबसे लीस्ट, अब वो सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है, दैट इज प्लूटो। प्लूटो को कहा जाता था। अच्छा, उसके अलावा अगर आप देखें तो प्लूटो से पहले कौन सा आता है?
यूरेनस आता है जी। यूरेनस इज द फार अवे फ्रॉम द सन, ये सूरज से बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है ना। और प्लेटो तो अभी चूंकि नॉन प्लैनेट हमने कंसिडर कर लिए, तो ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन करेगा, सूरज के इर्द गिर्द ये घूमेगा। तो ये जो इतना बड़ा रेवोल्यूशन करेगा और सूरज के इर्द गिर्द घूमेगा, ये जब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उसको 1 ईयर कहेंगे। जिस तरह जमीन सूरज के इर्द गिर्द कंप्लीट एक चक्कर लगाती है, एक रेवोल्यूशन करती है, तो उसको हम 1 ईयर कहते हैं, जो ऑलमोस्ट 364 दिन 9 घंटे समथिंग का होता है। फिर वो 9 घंटे और कुछ मिनट और बाकी के सेकंड्स को 4 दफा इकट्ठा किया जाता है, 4 सालों बाद उसका एक दिन बन जाता है। उसको फिर हम 29 फरवरी को लीप ईयर कंसिडर करके वो कैलकुलेशन में उसको पूरा कर देते हैं, ऐसा ही है ना। और फिर हम ऑन एन एवरेज 365 दिन कैलकुलेट कर लेते हैं कैलेंडर ईयर में। अब जो यूरेनस है, अब इसकी रेवोल्यूशन पीरियड कितना है, यानी विद रेफरेंस टू अर्थ बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको कल भी बताया था जो ऑब्जर्वर है वो जमीन पे बैठा हुआ है, हम हैं, आप हैं, रिसर्च तो इंसान ही कर रहा है ना, मैन काइंड, इंसानियत ही ये सारा काम कर रही है। तो विद रेफरेंस टू आर सिस्टम ऑफ टाइम, हम अपने साल के हिसाब से उसको कैलकुलेट करेंगे ना। तो जमीनी साल के हिसाब से जो यूरेनस है, ये सूरज का एक चक्कर जो लगाता है, ये लगाता है 84 ईयर्स में। कितने टाइम में? अगर आप यूरेनस पे चले जाएं तो वहां का एक साल कितने अरसे बाद खत्म होगा? 84 ईयर्स का एक साल, यानी एक चक्कर वो सूरज करेगा। और जो सबसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन है वो किस प्लैनेट की है? दैट इज मरकरी, 88 डेज, वहां 88 डेज, और जमीनी 88 डेज का वहां पर एक दिन होता है, सॉरी ईयर होता है। जमीन की नेचुरल सैटेलाइट क्या है? मून, जिस तरह के हमने पहले इसके ऊपर डिस्कस किया। अच्छा, अर्थ जो है उसके नियरेस्ट प्लैनेट कौन सा है? मार्स है या वीनस है? नियरेस्ट कौन है जो, अगर हम उसका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में डिस्टेंस मेजर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि विद इन द सोलर सिस्टम जो डिस्टेंस मेजर होगा वो एयू एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में होगा, दैट इज वीनस। वीनस इज नियरेस्ट टू अर्थ, ठीक है। अब एक और सवाल पैदा होता है कि मरकरी जो है इट इज वेरी मच नियर टू सन, बट उसका जो टेम्परेचर है वो इतना हॉटेस्ट नहीं है जितना वीनस का। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन है कार्बन। वीनस के इर्द गिर्द जो एटमॉस्फेरिक लेयर है उसमें बहुत ज्यादा कार्बन डाई और कार्बन मोनोऑक्साइड मौजूद है। जैसे कि जमीन पे भी ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है जो कल मैंने डिस्कस किया था, इसी तरह वीनस में भी उस लेयर के बन जाने की वजह से जो फोटॉन्स और सन रेजेस वीनस पे एक दफा पड़ जाती हैं वो अंदर ट्रैप हो जाती है, उसकी वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा रहता है, और इट इज ऑलमोस्ट 847 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतना ज्यादा वीनस का टेम्परेचर होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब एक और चीज करते हैं जी। लाइंस ज्वाइनिंग प्लेसेस ऑफ इक्वल टेम्परेचर आर कॉल्ड। जमीन के ऊपर अगर आप लाइंस ड्रॉ करें और इक्वल टेम्परेचर जोन की प्लेसेस आपस में ज्वाइन करें तो उनको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं आइसोथर्म्स। आइसोथर्म्स, THERMS, थर्म्स। अच्छा, places experiencing equal impact of earthquakes are called seismic lines। अक्सर हम टेलीविजन पर रिपोर्ट्स में देखते हैं कि फला फला एरिया जो है फला प्लेट के ऊपर पाया जाता है या फला एरिया सिस्मिक लाइन के ऊपर पाया जाता है, क्योंकि इम्पैक्ट जहां मर्जी से शुरू हो उन एरियाज में एक जैसा ही अर्थक्वेक का इम्पैक्ट आएगा, स्टार्ट जहां मर्जी से हो, तो वो दोनों सिस्मिक लाइंस में आ जाते हैं। ठीक हो गया। 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज देखते हैं। नंबर 1, कॉन्टूर्स, CONTOUR, ये ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ इक्वल हाइट अबव सी लेवल, यानी वो जमीन के तमाम एरियाज जो इक्वल हाइट पे होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे सी लेवल से, सतह समंदर से, उसको कॉन्टूर कहते हैं। आइसोथर्म, अभी मैं आपको बता चुका हूं, वो तमाम जमीन के एरियाज जहां एक जैसी गर्मी पड़े, टेम्परेचर रेंज या टेम्परेचर लेवल जिनका एक हो, उसको आइसोथर्म कहते हैं। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है ज्योग्राफी में, आइसोबार। नाउ व्हाट इज आइसोबार्स?
इक्वल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर एरियाज, यानी वो टेम्परेचर एरियाज जहां पर नहीं सॉरी आइसोहाइट्स, आइसोहाइट्स बेसिकली होता है इक्वल रेनफॉल एरियाज। आइसोबर्ग ये डेफिनेशन तो गलत हो जाएगी, आइसोहाइट्स इज द इक्वल रेनफॉल एरियाज। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम देखते हैं एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चलिए ये 3 कॉन्सेप्ट्स में आपको समझाता हूं। देखिए वो ये कहता है कि ज्योग्राफी में कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होता है स्ट्रेट का, स्ट्रेट STRAIT। स्ट्रेट बेसिकली पानी का एक बड़ा पोर्शन जो नैरो हो जाता है, आगे जाके साइडों पे खुश्की का एरिया आ जाता है, और फिर वो नैरो सी स्ट्रिप आगे तक जाती है और फिर एक बड़े पानी के एरिया को आपस में कनेक्ट करती है। यानी वो जो बीच का एरिया है नैरो, यहाँ एक बड़ा पानी का पोर्शन है, फिर वो थोड़ा सा नैरो हो गया, साइडों पे खुश्की आ गई, और फिर आगे जाके फिर वो एक बड़े पानी के, उसको स्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान के भी अगर आप देखें तो साउथ में, यानी हमारे सामने जो सतह समंदर है उसमें स्ट्रेट ऑफ हार्मज है। ठीक है। दुनिया में बहुत सी स्ट्रेट्स इस तरह पाई जाती हैं। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेट के अलावा एक और कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, इस्थमस। क्या कॉन्सेप्ट है? इस्थमस, ISTHMUS। इस्थमस क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट की तरह ही एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड होती है, पतली जमीन का एक एरिया होता है जिसके साइडों पे हर तरफ पानी होता है, और ये पतला लैंड का एरिया जा रहा है, और ये एक बड़े लैंड के एरिया को फिर नैरो हो जाएगा लैंड का एरिया, और एक बड़े लैंड को और एरिया के साथ जोड़ देगा, साइडों पे इसके पानी होगा। तो इसको क्या बोलते हैं? इस्थमस, यानी स्ट्रेट का ऑपोजिट इस्थमस। अब एक और कॉन्सेप्ट भी आता है इसके अलावा ज्योग्राफी में, that is known as peninsula. Now what is peninsula? Peninsula is the part of hard rocky area, या आप ये समझ लें कि ये वो पोर्शन होता है अर्थ का जिसके 3 जगहों पर, 3 साइड्स पर वाटर होगा, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, यहां भी वाटर, और एक एरिया उसका खुश्की का होगा। उसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुला। इसमें बड़ा मशहूर है अरेबियन पेनिनसुला। अगर आप देखें सऊदी अरबिया, ये भी ऐसे बाहर की तरफ आया हुआ है, इसके साइड पे ओमान है, मस्कत है, UAE है। ठीक हो गया ना, बहरेन, ये सारे एक अरब अरेबियन पेनिनसुला है, और इनके तीनों तरफ क्या है? पानी है, पानी है, और एक तरफ खुश्की है। ठीक है। इसको अरेबियन पेनिनसुला भी कहते हैं। एक और डेफिनेशन भी देख लें जी। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं विंड दैट ब्लोज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल, गोल गोल हवा घूमती है एक लो रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर में, जहां एटमॉस्फेरिक प्रेशर काफी लो है, अलोंग विद रेनफॉल। तो इस विंड को क्या कहा जाता है जी? साइक्लोन। इसको क्या कहा जाता है? साइक्लोन। अक्सर यूएस बड़ा मशहूर है जी साइक्लोन्स के लिए, वहां पर बहुत ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। उसके अलावा जापान के इर्द गिर्द बहुत से साइक्लोन्स आते हैं। अभी पिछले दिनों एक साल पहले भारत के इर्द गिर्द भी ये इशू था, चाइना के इर्द गिर्द भी आपको नजर आएंगे इस तरह के साइक्लोन्स नजर आते हैं। अच्छा जी, एक और कॉन्सेप्ट है यहां पर, व्हाट इज पेरीहीलियन? व्हाट इज पेरीहीलियन? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें जो सन है ना, सन, उसके इर्द गिर्द हर एक प्लैनेट रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल वे में। ठीक है। बिल्कुल राउंड नहीं, बल्कि ऐसे, फिर करीब कहीं चला गया, फिर दूर आ गया, फिर इधर, फिर करीब, फिर ऐसे मूव करता है। इस इलिप्टिकल वे में जब जमीन सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही होती है, तो वो टाइम जब अर्थ वेरी नियर टू सन हो, यानी ये इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रही है और वेरी नियर टू सन यहां से होके फिर दूर जाए, इस नियरेस्ट प्लेस को बोलते हैं पेरीहीलियन।
यानी जमीन जब सर सूरज के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी तो जो नियरेस्ट पार्ट है उसको पेरिहीलियन बोलेंगे। अच्छा जी, जो इक्वेटर है वहां पर ड्यूरेशन ऑफ डे और नाइट क्या होती है? 12 आवर्स इक्वेटर पे, ठीक है। और मैंने बताया था अदर देन इक्वेटर जमीन के ऊपर कभी भी जो दिन और रात हैं अगर उनकी इक्वल टाइमिंग हो जाए तो इसको हम क्या कहेंगे? इक्विनॉक्स। एक उसके ही टाइम पीरियड के इक्वल के दिन और रात जो आ जाते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद एक और बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, टोटल इक्लिप्स क्यों नहीं लगता सूरज में? टोटल इक्लिप्स यानी मुकम्मल सूरज ग्रहण क्यों नहीं लगता? तो कल मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि जिस तरह ये सूरज है, ये जमीन है और जमीन की सैटेलाइट मून है, तो जमीन और सूरज के दरमियान यहां पर मून आ जाएगा, तो मून का शेडो जो है वो किस पे पड़ेगा? जमीन पे। और वो उतना पोर्शन उसने सन का कवर कर देना है। जब वो उतना पोर्शन सन का कवर कर देगा तो जमीन पे जो ऑब्जर्वर, तो जमीन पे हम यहाँ से बैठ के ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको, तो हमारे लिए वो क्या होगा? सोलर इक्लिप्स। वो टोटल सोलर इक्लिप्स इसलिए भी नहीं लग पाता क्योंकि जो चांद है उसका साइज छोटा है। अच्छा, छोटा नहीं, बहुत छोटा है, लेकिन होता क्या है, वो जमीन के उस एंगल पे नियरेस्ट टू द अर्थ है। आप देखें ना, छोटी से छोटी चीज भी जब आपके बिल्कुल करीब आ जाएगी तो बहुत बड़ी चीज को भी पीछे से कवर कर देगी क्योंकि वो नियरेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए टोटल सोलर इक्लिप्स कभी भी नहीं लगता, ठीक है। और अगर लूनर इक्लिप्स की बात की जाए तो वो टोटल इक्लिप्स अक्सर और बेशतर नजर आता है हमें लगा हुआ पूरे चांद का ग्रहण। उसकी वजह ये होती है कि जब शेडो ऑफ अर्थ पड़ता है मून के ऊपर, सन पीछे चला जाता है और शेडो उसका पड़ता है और जमीन पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो उसको मून बिल्कुल एक सर्कल सा लगता है और कंप्लीट ब्लैक नजर भी बाज कर आता है। तो वो उसकी वजह क्या होती है कि जमीन का शेडो जो है कंपैरेटिवली शेडो ऑफ मून से बड़ा है। चलें जी, इसके ऊपर कुछ सवाल अगर आपने करना है तो वो करें।